वेलकम टू ज्ञान ग्रेड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बैंकिंग अवेयरनेस पार्ट 1, जिसमें हम जानेंगे बैंकिंग हिस्ट्री और बैंक मर्जर के बारे में। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अगर हम बैंकिंग हिस्ट्री की बात करें तो आप देख सकते हैं हमने इसे 3 फेज में डिवाइड किया है। 1947 से पहले, 1947 से 1991 फेज 2 और 1991 से आज तक फेज 3। तो अगर हम फेज फर्स्ट की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हो कि भारत के अंदर सबसे जो पहला बैंक है वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में खोला गया था, जो कि 1832 में बंद हो गया था। तो ये उस टाइम पे इंडिया की कैपिटल कलकत्ता में लोकेटेड था। उस टाइम पे इंडिया की कैपिटल कलकत्ता थी। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। फिर 1786 के अंदर एक बैंक खोला गया था, जनरल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 1791 तक चला। फिर 1809 के अंदर बैंक ऑफ बंगाल। पहले 1806 के अंदर एक बैंक ओपन हुआ था, बैंक ऑफ कोलकाता, जिसका नेम 1809 के अंदर चेंज करके रख दिया गया था बैंक ऑफ बंगाल। फिर खुला था बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में खोला गया बैंक ऑफ मद्रास। यहां तक इंडियन जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में मिलकर बैंक्स ओपन कर रही थी। फिर क्या हुआ, तीनों बैंक्स को, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को 1921 में मर्ज कर दिया गया और इन्हें एक नेम दिया गया इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया। फिर इस इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1955 में नेशनलाइज किया गया, जो कि आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। चलिए अब हम चलते हैं फेज 2 में। तो यहाँ पे 1865 के अंदर एक इंडियन बैंक ओपन हुआ 1865 में, इलाहाबाद बैंक। ये इंडियन बैंक था जिसकी हेडक्वार्टर था कोलकाता में। फिर 1881 के अंदर अवध कमर्शियल बैंक खोला गया, जो कि कंप्लीटली मैनेज्ड बाय इंडिया था। ये अकेले इंडियन के द्वारा खोला गया था बैंक। फिर 1894 में पंजाब नेशनल बैंक ओपन किया गया, जो कि सबसे पहले लाहौर में ओपन हुआ था पाकिस्तान में। फिर इसे शिफ्ट किया गया था न्यू दिल्ली में। यह भी इंडियन के द्वारा ओपन किया गया था। फिर 1 अप्रैल 1935 को एक एक्ट पास हुआ, आरबीआई एक्ट 1934, जिसके तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नींव रखी गई। फिर आजादी के बाद 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज किया गया, यानी कि इससे पहले आरबीआई भी प्राइवेट था। फिर आया गोल्डन डे ऑफ बैंकिंग हिस्ट्री, 19 जुलाई 1969। इस दिन गोल्डन डे ये क्यों कहा जाता है कि 14 बैंक एक साथ नेशनलाइज किए गए थे, यानी कि प्राइवेट बैंक्स को कन्वर्ट किया गया था गवर्नमेंट बैंक में। जिन जिन बैंक्स का टर्न कैपिटल 50 करोड़ से अबव थी, उन बैंक्स को नेशनलाइज किया गया 19 जुलाई 1969 को। ये वो बैंक से आप देख सकते हो जिन बैंक को कन्वर्ट किया गया था गवर्नमेंट बैंक में। उस समय हमारी प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। फिर 6 और बैंक नेशनलाइज किए गए थे 15 अप्रैल 1980 को, जिनकी कैपिटल 200 करोड़ से ऊपर थी। फिर आते हैं हम 1993 में। 1993 में पहला जो मर्जर हुआ वो था न्यू बैंक ऑफ इंडिया को पीएनबी में मर्ज किया गया। उस टाइम पे न्यू बैंक ऑफ इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, घाटे में था। फिर आईडीबीआई बैंक ओपन किया गया, जिसके अंदर कंप्लीटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय ओन कैपिटल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कैपिटल थी। फिर भारतीय महिला बैंक ओपन किया गया 2013 में, उसमें भी कंप्लीट जो कैपिटल थी वो इंडियन गवर्नमेंट की थी। फिर 2017 में एसबीआई से एसोसिएटेड कुछ बैंक थे, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। इन सभी बैंक को और भारतीय महिला बैंक को मर्ज करके एक बना दिया गया एसबीआई। फिर 2019 में विजय बैंक और देना बैंक दोनों को बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज किया गया। 2020 में ओबीसी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक को मर्ज किया गया पीएनबी में, सिंडिकेट बैंक को मर्ज किया गया कैनरा बैंक में, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को मर्ज किया गया यूनियन बैंक में, और इलाहाबाद बैंक मर्ज किया गया इंडियन बैंक के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आखिर बैंक गवर्नमेंट मर्ज करती क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है। तो इसके पीछे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि 3 मेन रीजन है कि सरकार हमेशा क्यों चाहती है कि बैंक मर्ज हो। पहला कारण देखो, आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। मान लो अब इंडियन जो एसबीआई बैंक है वो 2017 से पहले मर्ज नहीं हुआ था। एसबीआई एसोसिएट और भारतीय महिला बैंक एसबीआई में मर्ज नहीं थे। ये हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे 2017। इससे पहले ये मर्ज नहीं थे, इसके बाद में मर्ज हुए। मान लो आपका यहाँ पे ये एसबीआई है, ये इसके 5 एसोसिएट बैंक है, 1 2 3 4 5, और ये है महिला बैंक। एसबीआई के पास में है 100 रुपए टोटल, इसके एसोसिएट्स के पास में है 50-50 रुपए सबके पास में यहाँ पे, और महिला बैंक के पास में भी है 50 रुपए। अब ये है इंडिया हमारा यहाँ पे,
और ये है यूएस, और ये है मान लो हमारा पूरा वर्ल्ड। ठीक है, यूएस में कोई एक बैंक है एबीसी, उसके पास में है 300 रुपए। अब अगर इंटरनेशनल मार्केट में देखा जाए सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, पूरे विश्व में देखा जाए तो ये बैंक सबसे बड़ा माना जाएगा, एबीसी बैंक। कारण इसका क्या है, क्योंकि इसके पास कैपिटल 300 है, जो कि इन सभी बैंक से ज्यादा है। हमने फिर क्या किया, इस एसबीआई को, इन सभी पांचों बैंक को और महिला बैंक को इसके अंदर मर्ज कर दिया। एसबीआई के पास कितने हो गए अब, 100, 150, 200, 3, 250, 300, 350, 400 हो गए। अब अकेले एसबीआई के पास 400 है। अब अगर आप कंपेयर करोगे तो सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, एसबीआई। ठीक है, अपनी इमेज बनाने के लिए और अंतरराष्ट्रीय मार्केट के अंदर स्टैंड करने के लिए हमें पूरे विश्व में एक रैंक मेंटेन करना पड़ता है, इसलिए बैंक्स को मर्ज करना पड़ता है ताकि उनकी कैपिटल जो है वो इकट्ठी होकर बड़ी बन जाए। 2017 से पहले एसबीआई जो था वो 65th पे था, और मर्ज होने के बाद में यही एसबीआई 45th पोजीशन पे आ गया था। तो एक तो ये सबसे बड़ा रीजन होता है कि इंटरनेशनल मार्केट में वहां पे रैंकिंग अच्छी करने के लिए बैंक्स को मर्ज करना पड़ता है ताकि उनकी कैपिटल बढ़ जाए। दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि आरबीआई को रेगुलाइज करने में बहुत आसानी हो जाती है। जितने नंबर ऑफ बैंक्स कम होंगे, आरबीआई को उतनी आसानी होगी उनको रेगुलेट करने में। तीसरा सबसे कारण होता है कि टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को सारे बैंक्स को कैपिटलाइज करना पड़ता है, उनको कुछ पैसा देना पड़ता है, तो गवर्नमेंट के लिए भी वो बहुत आसान हो जाता है। तो ये मेन तीन रीजन रहते हैं मर्जिंग के पीछे। अगर हम आज की बात करें इंडियन बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, तो देखो सबसे ऊपर यहाँ पे आरबीआई, क्योंकि जो भी बैंक है सबको रेगुलेट करता है आरबीआई। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट आरबीआई के बारे में। मैं एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ एमसीक्यू के साथ में। तो अभी हमारे पास टोटल पब्लिक सेक्टर बैंकिंग है 12, टोटल प्राइवेट बैंक है 21, टोटल आरआरबी बैंक है 56, फॉरेन बैंक 46, और कोऑपरेटिव बैंक हमारे पास में 43। तो आरबीआई की अगर हम बात करें, इसके अंदर फिर दो टाइप के बैंक आते हैं, एक शेड्यूल बैंक और एक अनशेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक उनको कहते हैं जो कि सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 के तहत जो बैंक फॉर्म हुए थे, जो उसके अंदर लिस्टेड है, उनको बोलते हैं शेड्यूल बैंक। जो इसके अंदर लिस्टेड नहीं है उनको बोलते हैं अनशेड्यूल बैंक। फिर आते हैं शेड्यूल बैंक के अंदर कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। जो कमर्शियल बैंक आरबीआई एक्ट 1949 के अंदर बने थे, नेशनलाइज हुए थे, उनको बोलते हैं कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक हमेशा प्रॉफिट के लिए बनाए जाते हैं। और जो बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के तहत बने थे, उनको कोऑपरेटिव बैंक्स कहते हैं। ये नो प्रॉफिट नो लॉस भी रह सकते हैं, इनमें कुछ काफी डिफरेंस रहता है ऑपरेशन में, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में। इस कमर्शियल बैंक के अंडर आते हैं फिर पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन और रीजनल रूरल बैंक। पब्लिक सेक्टर के अंदर वो बैंक होते हैं जिनके अंदर गवर्नमेंट का शेयर 51% से ज्यादा होता है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर ऐसा कोई रूल नहीं होता है, इसमें सारा पैसा प्राइवेट होता है, जैसे कि आपका आईसीआई, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक है, ये सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक है। फिर फॉरेन बैंक वो बैंक होते हैं जिनका हेडक्वार्टर बाहर होता है, आउट ऑफ कंट्री होता है, ऑपरेट दूसरी कंट्री में करते हैं। जैसे अपने यहाँ पे एचएसबीसी है, इसका हेडक्वार्टर बाहर है, बट ये ऑपरेट इंडिया में भी कर रहा है, इसलिए इसे रेगुलेशन जो है उनकी कंट्री का और अपनी कंट्री दोनों का फॉलो करना पड़ता है। इसको भी आरबीआई के रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। रीजनल रूरल बैंक है, वो इन्हीं बैंक्स की, पीएसबी बैंक्स की सब्सिडायरीज होती हैं, बट इनका मेन फोकस रीजनल रूरल एरियाज में ज्यादा होता है, वीकर सोसाइटी के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा बैंकिंग हिस्ट्री और बैंक मर्जिंग के बारे में। चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। ये हमारे नेशनलाइज बैंक हैं, जो टोटल अभी फिलहाल जो करंट में हमारे पास में 12 नेशनलाइज बैंक है आज के दिन 2023 के अंदर। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट बैंक इन इंडिया कौन सा ओपन हुआ था, जैसा कि आप जानते हो 1770 में, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। फर्स्ट बैंक मैनेज्ड बाय इंडियंस, अवध कमर्शियल बैंक। फर्स्ट बैंक विद इंडियन कैपिटल, पंजाब नेशनल बैंक, जो कि लाला लाजपत राय के द्वारा फाउंड किया गया था। फर्स्ट फॉरेन बैंक एचएसबीसी। फर्स्ट बैंक टू गेट आईएसओ सर्टिफिकेट, कैनरा बैंक। फर्स्ट बैंक आउटसाइड इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस एटीएम, एचएसबीसी। फर्स्ट यूनिवर्सल बैंक, आईसीआईसीआई। फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस सेविंग अकाउंट, प्रेसिडेंसी बैंक। फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस चेक सिस्टम, बंगाल बैंक। फर्स्ट बैंक टू गिव इंटरनेट बैंकिंग, आईसीआईसीआई। फर्स्ट बैंक टू सेल म्यूचुअल फंड्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फर्स्ट बैंक टू इशू क्रेडिट कार्ड्स, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। फर्स्ट डिजिटल बैंकिंग, डीजी बैंक, इसे आप याद भी बहुत इजी रख सकते हो, डिजिटल डीजी बैंक। फर्स्ट रूरल रीजनल बैंक, प्रथमा बैंक,
स्पॉन्सर्ड बाय सिंडिकेट बैंक। जैसा कि मैंने आपको बताया था, रूरल रीजनल बैंक हमेशा किसी पीएसबी की सब्सिडायरी होती है, जैसे कि ये प्रथमा था वो सिंडिकेट बैंक का था। फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस मर्चेंट बैंकिंग इन इंडिया, ग्रीन लेज बैंक। मर्चेंट बैंकिंग क्या होती है? मर्चेंट बैंकिंग डिटेल में हम आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या होती है। बट नॉर्मल बैंकिंग के साथ साथ में आपको कुछ कंसल्टेंसी सर्विस दी जाती है बैंक के द्वारा आपके बिजनेस के लिए, आपसे कुछ चार्ज करके, उसे मर्चेंट बैंकिंग कहते हैं। फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आईसीआईसीआई। फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस वॉइस बायोमेट्रिक, सिटी बैंक। फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस रोबोट इन बैंकिंग, एचडीएफसी। ठीक है, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरबीआई के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।